हिंद। आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल सिंपल पेपर पे। तो आज का जो टॉपिक वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन लिंक पे PDF दिया हुआ है। इस वीडियो के साथ साथ उस PDF लिंक को भी आप ओपन कर लो ताकि आपको पता चलते जाए कि क्या क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ और क्या क्या आपको पढ़ना है। उस PDF लिंक पे पूरे नोट्स है, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि मैम नोट्स भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो आज से आपको नोट्स भी प्रोवाइड होगा सिंपल पेपर के टीम की तरफ से। तो आप प्लीज़ उस PDF को खोलिए और साथ साथ इस वीडियो को देखिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ चेंज करना। तो हमारा जो संविधान है वो ना ही इतना फिक्स्ड है, इतना डिफिकल्ट है लाइक USA कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, और ना ही वो इतना फ्लेक्सिबल है लाइक ब्रिटेन कि आप चेंज कर सकते हो। हमारा संविधान फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड और फ्लेक्सिबल का मिक्सचर है। तो जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब जरूरत पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी चेंजेस हमने देखा है, जैसे GST का भी था, काफ़ी अमेंड होता है और आगे होता भी रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही गया था लोगों के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंड होता है तो कैसे होता है या क्या क्या अमेंडमेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अमेंडमेंट आपको नहीं पढ़ने, जो पढ़ने हैं वो मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। तो देखिए अमेंडमेंट जो होता है वो आर्टिकल 368 में, पहले ये जान लीजिएगा, और पार्ट 20। तो पार्ट 20 है और आर्टिकल 368 है जहां पे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का आप पढ़े हो। आप कोई भी बुक फॉलो करो ये चीज़ आपको मिलता ही है। अब यहाँ बात आता है कि अमेंडमेंट होता कैसे है, कौन करता है अमेंडमेंट, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस तरह करवाया जाता है। तो देखिए जब अमेंडमेंट होता है तो वो पार्लियामेंट में होता है, मतलब कि चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में से कोई भी अगर अमेंड करना चाहते हैं, कुछ नया लाना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा को पावर है या सिर्फ राज्यसभा को पावर है। यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी बिल को इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, क्या सिर्फ ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट करता है या स्टेट लेजिस्लेचर को भी इसका राइट है? तो याद रखिए सिर्फ पार्लियामेंट जो है उसी के पास राइट होता है अमेंड करने का। स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई राइट नहीं है और स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड भी नहीं करता है। ये चीज़ एक याद रखिएगा। ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्यसभा के पास पावर है कि लोकसभा के पास पावर है, तो आपको याद रखना होगा कि दोनों के पास पावर होता है अमेंड करने का, और अमेंड सिर्फ पार्लियामेंट में होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं किया जाता। दूसरा, जब कोई भी अमेंडमेंट बिल आती है तो अमेंडमेंट बिल जब आती है तो उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जबकि आपको पता है कि मनी बिल होते हैं उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट का ज़रूरत होता है, प्रायर परमिशन चाहिए होता है। लेकिन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अमेंडमेंट बिल पे प्रेसिडेंट ना ही इस बिल को रिटर्न कर सकता है और ना ही इसको रिकंसिडरेशन करने के लिए भेज सकता है। मैंने आपको बताया है कि कोई भी बिल को अगर एक्ट बनाना हो तो उस पर सिग्नेचर आपके राष्ट्रपति का चाहिए। तो प्रेसिडेंट के पास तो बिल जाएगा ही, चाहे वो कोई भी बिल हो। लेकिन अमेंडमेंट बिल अगर जाता है तो प्रेसिडेंट ना ही उस बिल को रिटर्न करेगा और ना ही रिकंसिडरेशन करेगा। प्रेसिडेंट उस पर एसेंट देगा, उसको साइन करेगा और पास कर देगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ जानिएगा कि अमेंडमेंट पार्लियामेंट में पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास राइट नहीं होती। अमेंडमेंट जो होता है लोकसभा राज्यसभा कोई भी इनिशिएट कर सकता है। अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट का एसेंट का मोहताज नहीं है या प्रेसिडेंट के एसेंट की ज़रूरत नहीं है, जबकि मनी बिल में एसेंट की ज़रूरत होती है। हाँ, अब आता है कि अमेंडमेंट बिल को किस मेजोरिटी के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए जो मेजोरिटी होती है वो होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी। अब सिंपल, स्पेशल, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये 3 तरह की मेजोरिटी होती है। इस पर मैं वीडियो लेके आऊंगी, लेकिन फिलहाल आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे कि स्पेशल मेजोरिटी होता क्या है और किस केसेस में हम स्पेशल मेजोरिटी को यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा बिल आ रहा है जिसपे स्टेट का रेटिफाई होना जरूरी है, स्टेट लेजिस्लेचर का, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल GST। जब GST को अमेंड करने की बात आई थी तो GST बहुत ज़्यादा इफेक्ट स्टेट को भी दे रहा था, राज्य को भी दे रहा था। तो जब ऐसा कोई आता है बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर को रेटिफाई करता है तो वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी तो होते हैं बट रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट का भी उनका भी माना जाता है, उनके भी डिसीजन उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने आपके सेंट्रल के होते हैं। ठीक है। अब यहाँ आपको पढ़ना है कि कौन कौन से अमेंडमेंट है जो कि अभी तक हुए हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम देखेंगे।
तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो पढ़ते जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी अमेंडमेंट पे सीरीज आएंगे क्योंकि एक दो सीरीज और बनेंगे। तो पहला जो अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ था वो था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में लैंड रिफॉर्म्स आया था। जैसे आपको पता है कि पहले के टाइम पे विलेज में जमींदारी सिस्टम थी। जमींदारी सिस्टम मतलब होता है जो जमींदार होते हैं वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। ये ब्रिटेन के टाइम पे ही था, क्योंकि ब्रिटिश ने जमींदार लोग को रखा था कि भैया आप टैक्स कलेक्ट करो और मुझे पेमेंट करो। तो सरकार ने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, हटा दिया, और वहां पे लाए लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। तो लैंड रिफॉर्म्स कब आया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। नेक्स्ट आया था आपका सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। ये आपको पता ही है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। मतलब जब भारत, आपको पता है, एक बहुत बड़ा पत्थर जिसको थोड़े थोड़े टुकड़े में, मतलब थोड़े थोड़े राज्यों में बांट दिया गया। तो जब हर एक स्टेट को बांटा जा रहा था, स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था, तो वो लिंग्विस्टिक बेस में था, लैंग्वेज बेसिस में था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। साथ ही साथ इस अमेंडमेंट में ये भी बोला गया था कि अगर कोई भी गवर्नर होता है तो वो गवर्नर एक से ज्यादा राज्य का भी हो सकता है, और गवर्नर राज्य और यूटी दोनों का हो सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है वो अंडमान निकोबार के भी गवर्नर है, जबकि अंडमान निकोबार क्या है? आपका यूटी है। तो एक कोई पर्सन अगर किसी स्टेट का गवर्नर है तो वो एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, और स्टेट और यूटी का भी वो गवर्नर हो सकता है। ये याद रखिएगा। उसमें ये भी बोला गया था कि हाई कोर्ट जो होता है दो से ज्यादा स्टेट का सेम हो सकता है, या स्टेट और यूटी का भी सेम हो सकता है। जैसे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इन सबके हाई कोर्ट क्या है? सेम ही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अमेंडमेंट आया था 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। जैसा आपको पता है कि लोकसभा में अभी 545 हैं, पहले लोकसभा में 525 था। ठीक है। आप मुझे बताइए कि मेजोरिटी लोकसभा में कितने हैं? मेजोरिटी जो सीट होती है वो कितना है? ये तो फिलअप सीट है। तो अभी जो 545 है उसमें से जितने सीट होते हैं तो कुछ यूटी से आते हैं, कुछ स्टेट से आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 545 में जो यूटी से आते हैं वो हैं 20, और जब 525 था तो वहां पे जो यूटी से आ रहे थे वो था आपका 25। ठीक है। तो यहाँ पे पहले 25 थे यूटी से, अब 20 है। तो ये जो चेंजेस हुआ था ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। अब आप मुझे ये बताइएगा कि लोकसभा के बारे में छोटा सा नोट्स लिखिए कमेंट सेक्शन में, ये बताइए कि लोकसभा के पास क्या क्या पावर होता है। और अगर आपको नहीं पता तो इस पर सीरीज बन चुकी है, आप जाके देखिए लोकसभा के पास क्या क्या पावर है। ये सिंपल पेपर में पढ़ाया गया बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो इसका आंसर जरूर दे पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट था 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। और इसमें क्या हुआ था? सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, स्टेट बनाया गया था, लेकिन फुल फ्लेज स्टेट नहीं बन पाया था, लेकिन हाँ उसको एंटर करवाया गया था। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि फुल फ्लेज स्टेट कब बना था? तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 पे सिक्किम जो है भारत का फुल फ्लेज स्टेट बन गया था। क्लियर? धीरे धीरे सारे अमेंडमेंट को पढ़ते जाइए। इससे मैंने कहा ना पीडीएफ के संग अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट आपका 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में क्या था कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, हम सब जानते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अब आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस भी डिक्लेयर करते हैं। ऑर्डिनेंस का जो पावर होता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, वो किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में दिया गया, उस आर्टिकल को जरूर बताइए। और ये पावर होता क्या है ये भी आपको बताना है। तो प्रेसिडेंट कल को अगर इमरजेंसी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ऑर्डिनेंस भी लगा सकते हैं, और उस टाइम पे कोई भी जुडिशियली रिव्यू नहीं होता। मतलब अगर राष्ट्रपति लगाते नेशनल इमरजेंसी या किसी भी तरह की इमरजेंसी तो उन पे किसी तरह का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, उनके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल नहीं पूछता। ये उस अमेंडमेंट में था। ठीक है। क्योंकि आप ईयर देख सकते हो 1975 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो आपको पता है कि 1975 जो है उस समय पे नेशनल इमरजेंसी लगी थी, क्योंकि उस समय जो आपकी प्रधानमंत्री थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। तो नेशनल इमरजेंसी उन्होंने उस समय लगाया था इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन देख के। तो उस समय उनके डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज नहीं किया गया, क्योंकि 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उस समय था इस तरह का। नेक्स्ट ये था 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 जब आया था
तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है या जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं, स्पीकर के इलेक्शंस होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। यहाँ पे मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डिसीजन दे दिया कि भैया जो उनका हुआ है इलेक्शंस वो सही है, सटीक है एकदम, तो आप फिर से सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं दे पाओगे। ये उसमें था कि नॉट चैलेंज इन एनी कोर्ट। ओके, नेक्स्ट है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है पार्लियामेंट का। याद रखिए कि इस टाइम पे क्या हुआ था, पार्लियामेंट को एक पावर दिया गया था, सुप्रीमेसी पावर की। जब सरकार कोई कानून बनाएगी तो उसको डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि जब आप कानून बनाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या जरूरत है लोगों की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, और वो साफ साफ डीपीएसपी इसलिए बनाया भी गया था ताकि राज्य जब भी कानून बनाए तो ये ध्यान रखे कि डीपीएसपी में क्या क्या कहा गया है। अब आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको मुझे ये बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कितने टाइप्स के पॉलिसी है, 3 टाइप्स के मैं बता देती हूँ, क्या क्या नाम है उनके, कौन सा पार्ट में आता है, कौन सा आर्टिकल्स में है, ये सारा आप मुझे लिख के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी याद रखिए कि प्रियम्बल के 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। वो 3 वर्ड क्या थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। प्रियम्बल का सीरीज में बता चुकी हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको जाके पढ़िए, आपको प्रियम्बल एकदम मैं कहती हूं एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जाके पढ़िएगा कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई थी वो सिर्फ 10 थी। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा दी गई थी, और लास्ट जो 11 ड्यूटीज है उसको बाद में ऐड किया गया था। तो आप मुझे बताइए कि पहले तो आप मुझे ये लिखिएगा कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, और 11 जो ड्यूटीज है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू आई थी, और जो ड्यूटीज में बोला क्या गया था। ओके, और आपको ये भी लिखना है कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, और मुझे ये बताइए कि किस कमिटी के द्वारा फंडामेंटल, ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी है किस कमिटी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट, उस टाइम पे ये भी बोला गया था कि कल को अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेना होगा, उनके बोलने के बाद ही वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी के बारे में आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी जो होता है वो 3 कारणों से लगता है, वार मतलब झगड़ा, आर्म्ड रेलिबन, और एक होता है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन। देखिए, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन पहले भी था, लेकिन जो आर्म्ड रेलिबन है उसको चेंज कराया गया, क्योंकि 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी उसमें इंदिरा गांधी ने कहा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को वर्ड को हटा के आर्म्ड रेलिबन लगाया गया, ताकि कल को अगर कोई मतलब हमारे राष्ट्रपति अगर लगाना चाहे तो सिर्फ उनको ये लगे कि हाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि झगड़ा होने वाला है, लॉ एंड कानून खराब होने वाला है, इससे नेशनल इमरजेंसी लगा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कोई लोग आर्म रेलिबन ना करे, विद्रोह ना करे, तब तक आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। सिर्फ अपने एजम्पशंस में आप इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि जब इमरजेंसी लगता है कंट्री में तो फंडामेंटल राइट्स हमारी क्या होती है, छीन जाती है। तो हमें कोई अधिकार नहीं है हमारे सिटीजन का फंडामेंटल राइट छीनने का। तो जब इमरजेंसी लगे तो इसलिए नेशनल इमरजेंसी में इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म रेलिबन को लगा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो आया था। यहां पे जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय पीएम थे आपके मोरारजी देसाई, पहली पार्टी जो नॉन कांग्रेस थी। यहां पे इन्होंने कहा था, चेंजेस लाया था कि कल को अगर इमरजेंसी लगाना है तो 42 में बोला गया था कि इमरजेंसी लगाना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बाद ही लगा सकते हैं, लेकिन 44 में लगा कि अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि इमरजेंसी लगाना जरूरी नहीं है या इसको फिर से रिकंसिडर करवाया जा सके तो वापस ये रेफर कर सकते हैं, बैक बोल सकते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि एक बार आप लोग देख लीजिए क्या जरूरी है इमरजेंसी लगाना। तो ये बोला गया था हमारे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। नेक्स्ट ये भी याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स में बहुत बड़ा चेंजेस किया गया था, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आज हमारे एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वहां पे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स है वो 6th है। राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट्स बोला गया था, लेकिन हाँ उस टाइम पे जब जम्मू एंड कश्मीर हमारा राज्य था तो जम्मू एंड कश्मीर के उस टाइम पे 7 के 7 राइट्स थे।
जब हमारे राइट टू प्रॉपर्टी छीन गए थे, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट बना दिया गया था फंडामेंटल राइट्स से, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग रहते थे उनके लिए वो अभी भी फंडामेंटल राइट्स था, तो उनके लिए वो 7 राइट्स था, फंडामेंटल राइट्स। तो आपको मुझे अब ये बताना है कि अब तो जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, अब तो वो यूटी बन गया है, तो क्या आज भी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास 7 फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है? ये खोजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी से मैंने आपको बता ही दिया है। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसमें मैं सीरीज बना चुकी हूं, तो प्लीज उसको जाके देखिए। एंटी डिफेक्शन लॉ पे मैं सब चीज पढ़ा चुकी हूं। अगर आप वो सीरीज को देखते हो तो आप मुझे बता सकते हो कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में क्या बोला गया है और क्यों लाया गया था। तो यहां पे आता है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट से रिलेटेड और एक सीरीज आएगा, ठीक है। अभी आपका कुछ जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मैं आपको कहना चाहती हूं कि पॉलिटी, साइंस, बैंकिंग एमएनएस बहुत सारी सीरीज चल रही है। सारे सीरीज के क्वेश्चंस आपको यूट्यूब में ही देना है, कमेंट में ही देना है, और जो आंसर है वो आपको सिंपल पेपर के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सिंपल पेपर का टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी हूं, प्लीज आप उसको जाके वहां से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आपको आंसर देखना है कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो सही है कि नहीं, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।